धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई खास खबरों की। और ये भी कहना कुछ गलत ना होगा कि इस बुलेटिन को आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, धूम धड़ाम तो होता नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं होता है, बड़े बड़े ग्राफिक्स भी नहीं होते हैं, सामने बड़ी बड़ी इमेजेस भी नहीं होती हैं, लेकिन खबरें वो होती हैं जो सच में आप लोग जानना समझना चाहते हैं। और आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिलता है, उससे काम करने की अगले दिन ऊर्जा भी मिल जाती है। तो इन सबको खबरों को इसलिए कर भी पाता हूं क्योंकि कृष्णा जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं, वो थोड़ा हमें वक्त भी दे देते हैं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक कमेंट आया है, उसको लेके मैं बात करना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि तुम बड़े अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हो। दोनों, अगर ट्रंप आ गया तो तो आगे तभी हम बोलते रहेंगे। और हमने तो साफ साफ कहा है कि ट्रम्प बाइडेन में मुख्य रूप से कोई खास अंतर नहीं है। दोनों वहां के बड़े बड़े पूंजी के लिए, उसके इंपेरियलिस्ट कैरेक्टर के लिए, विदेशों में अपनी कब्जा धाक जमाने के लिए, युद्ध को एक इंडस्ट्री में बदल देने के लिए, तेल के खजाने जहां भी उनको लूटने के लिए एक ही है। कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि एक है नागनाथ, दूसरा है सांपनाथ, और उन्हीं में से चुनना पड़ता है हर बार। विकल्प ही नहीं है लोगों के सामने। खैर, अब शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की, जो आजकल ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ। हालांकि धीरे धीरे वहां पर चीजें सामान्य हो रही हैं, उतनी खबरें नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चर्चा जरूर है बांग्लादेश को लेकर। शेख हसीना को भारत में शरण देने पर वहां जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उसने सवाल खड़े किए। हाँ, उसके सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत ने यह सही काम नहीं किया है शेख हसीना को शरण देके। अब क्यों नहीं किया है, क्या नहीं किया है, क्या उनसे यह सवाल यदि मौका मिलता तो हम जरूर पूछेंगे कि तुम्हारे ही आर्मी चीफ ने, जिसने उनको भगाया, उन्होंने ही, ताकि उनके ऊपर बड़ी सिरदर्दी ना हो, इनको यह मौका दिया कि तुम इंडिया चले जाओ और आगे की हम देख लेंगे। तो ये जो भी है आलमगीर फखरूल या जो इनका नाम है, ये जो बोल रहे हैं, साथ साथ अभी कर रहे हैं कि अभी इस बीच में अभी की जो सरकार टेम्परेरी रूप से है उसको समर्थन दे रहे हैं, ताकि वह जो है इस देश को सही संचालन में सही दिशा दे सके। बल्कि इनको खुद सत्ता में आने का मौका, आने का बड़ी मुश्किल से अचानक यह मिल चुका है, और ये लोग मतलब खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और अपनी जहां तक मास सपोर्ट की बात है, जो संभवतः अभी भी नहीं इनके पास, जो शेख हसीना के समर्थक थे उनके साथी हैं, ऐसा कुछ नजारा नहीं आ रहा है कि इनके पक्ष में आ रहे हैं। इस तरह की ये लोग उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। मैं उलूल जुलूल ही कहूंगा। आखिर शेख हसीना आ गई तो भारत क्या करे, पकड़ के फिर बांग्लादेश को थमा दे जहां सरकार भी नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप। और शेख हसीना का परिवार हो और तमाम भारत के ताल्लुकात हो, पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारी भूमिका रही है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें तो वो भी बांग्लादेश से आ रही है। महिला T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी या सेंटर टीम है, उनके चीफ ने कहा है कि ये बड़ी शर्मनाक बात है बांग्लादेश के लिए। खैर जो भी हो, तो अभी इन्होंने उसको हटाकर यूएई में या कहीं और उठा के ले गए हैं और वहां पे होगा यह काम। और उन्होंने कहा है कि अभी भी बांग्लादेश का उस पर आधिपत्य है। यदि बांग्लादेश अपने आप को संभाल लेता है तो वहां पे हम करने को तैयार हैं। जी क्या करें, ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट टीम जहां से आना है उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है कि हमारे लोग बांग्लादेश नहीं आएंगे, सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल सही भी है, एहतियात रखने में क्या दिक्कत है। अब शुरुआत करते हैं अन्य खबरों की। इसमें पहला अपडेट है राजनाथ सिंह के हवाले से। हमारे रक्षा मंत्री हैं, निंदा मंत्री के तौर पर मशहूर हैं, लेकिन अमेरिका जा रहे हैं 5 दिन के लिए। क्या करेंगे वहां पर? बड़ी वक्त के बाद इन्हें मौका मिला है विदेश जाने को। जहां तक मुझे याद है पिछली बार गए थे, शायद उसके बाद भी गए हो, फ्रांस गए थे, जब हमारे यहाँ वहाँ के फाइटर्स को लाने थे, जिससे बहुत बड़ा स्कैम भी पूरा का पूरा चला था, कई समय तक चला था। और वहां पर आके उन्होंने हमारे उस फाइटर जहाज पे मिर्ची और नींबू डाला था ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। हालांकि उसी वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट एक बयान आया था नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने कैसे कह दिया था मुझे नहीं पता, कि लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, बताइए भला इस विज्ञान के समय में। तो ठीक है, घूम रहे हैं, 4 दिन के लिए गए हैं, अमेरिका की खूबसूरतियां देखे और कुछ ना कुछ बात करके उनके सामने मस्तक नवा के वापस आए। जी
अब अगली खबर का रुख करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर आप जानते ही हैं किस तरीके की सरकार है और कैसे वो बनी हुई है। लेकिन अब सरकार के राज में हो क्या रहा है, उसे मीडिया भी छुपा रहा है। ठाणे में आरएसएस का स्कूल, वहां पे 3-4 साल की 2 बच्चियां, उनके साथ दरिंदगी करता है अक्षय शिंदे। ये खबर शांत भी नहीं हो पाती है कि अकोला से खबर आ जाती है कि वहां पर प्रमोद मनोहर नाम का एक टीचर है, जो वहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 6 छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। बंगाल यानी कोलकाता में जो डॉक्टर की हत्या हुई है रेप के बाद, उसके बाद पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, और उस बीच भी ये वारदातें होना, इस पर मैं आपसे कुछ चाहता हूं कि कहा जाए। बंगाल की जहाँ तक बात है, घटना घटी है, वह तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल चुका है कि क्या-क्या हुआ, किस तरह की दरिंदगी की गई। लेकिन अंतर यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, भाजपा की नहीं, इसलिए वहाँ पे ये लोग तथाकथित रूप से राजनीति कर रहे थे। यहाँ पे अब जो हंगामा शुरू हुआ बदलापुर में, हालाँकि इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। यह भड़क उठे लोग, चूंकि माँ बाप को तंग किया जा रहा था, एफआईआर नहीं लॉन्च किया गया जा रहा था, काफी समय तक लग गया और इसको छुपाया जा रहा था। घटना 13 अगस्त की है और 18 को आके या 16 को आकर यह बात सामने आई है और इन्होंने किया है, तो लोग जाकर वहां के रेलवे लाइन पे जाके बैठ गए हैं और काफी देर के बाद ना हुआ तो पुलिस ने अश्रु गैस भी छोड़े, डंडा चार्ज किए। अश्रु गैस छोड़ा नहीं कि लाठी चार्ज किया, वगैरह वगैरह किया और उसके ऐसे लोगों को भगाया, पथराव किया। और अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई राजनीति मत करो। राजनीति का क्या मतलब है? हम बेरोजगार हैं, उसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो राजनीति मत करो। हमें तुम कहते हो कि हम लोग अर्बन नक्सलाइट हैं। लड़कियों पे 4 और 6 साल की बच्चियों पे बलात्कार होता है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और पॉस्को का तुमने तो नेस्तनाबूद कर दिया वो पहलवानों की घटना में, जो दिल्ली में घटी थी। पॉस्को खत्म हो गया। पहला चीज था कि उठा के जेल के अंदर में बंद करो, चूंकि नाबालिग बच्चियों के साथ यदि इस तरह का होता है, उसको तुमने नेस्तनाबूद कर दिया। कानून जो भी बना था निर्भया कांड के बाद से, उसको तुमने ध्वस्त कर दिया। और कहते हो कि राजनीति मत करो। राजनीति का क्या मतलब है कि 5 साल के बाद चुनाव आता तो हम जनता से कहें कि भाई हमें वोट दे दो और उसके बाद अगले 5 साल के लिए खामोश रहे? यह राजनीति होता है? और वैसे जहां तक दक्षिण पंथ विपक्ष की बात है, वह भी उस तरह से पूरा का पूरा मसला को उठाने में असमर्थ है। बांग्लादेश में ममता बनर्जी, सॉरी, बंगाल में ममता बनर्जी खुद ही एक नेतृत्व करती हैं एक भीड़ को लेकर, या जो भी है वह भी एक तरह की तानाशाही है जिस तरह से कहे। तो हमारे देश की स्थिति बहुत ही भयावह है और खासकर धर्म की स्थिति को लेकर जिस तरह से किया जा रहा है, उसका पहला निशाना केवल औरतें ही नहीं, बालिग नाबालिग बच्चियां, जिनको पता भी नहीं है कि उनका अंग कैसा है, क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। जी। मैं अपने सवाल को और विस्तार से आपके सामने एक बार फिर से रख रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जब चारों तरफ पूरे देश के अंदर आज रेप और मर्डर लड़कियों के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है, मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में, राजनीति में, सड़कों में, उस दौर भी अगर आरएसएस जैसा संस्कारी संगठन के स्कूल में बच्चियों के साथ ये हो जाता है, तो फिर तो सवाल आरएसएस पे ही उठने चाहिए ना, जो सबसे ज्यादा सांस्कृतिक बनने की कोशिश करते हैं। आपको शायद याद हो, अ, शिवसेना के प्रमुख या हेड जो भी थे, बाला साहब ठाकरे या जो भी थे, जब उनकी सत्ता बनी, उनकी सरकार बनी और कुछ शिवसेना के लड़के या उसके एक्टिविस्ट हुड़दंग कर रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया। उनका पहला सवाल था कि तो हमारे सत्ता में आने का फायदा क्या है? ये लोग सत्ता में आई हैं ऐसे हुड़दंगों के कारण, ये लोग सत्ता में आई हैं धर्म विभाजन के कारण, यह लोग सत्ता में आई हैं बलात्कारियों और मैं कहूं कि जितने भी क्रिमिनल एंड करप्ट हैं उनके मदद से, उनके कंधे से है। और ये लोग खुद ब खुद भी वैसे ही है। तो ये लोग जब सत्ता में आए तो कैसे नहीं उनको छुड़वाएंगे? आरएसएस को कहीं से भी संस्कारी संस्था कहना, एक एनजीओ कहना कि वह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हालांकि पॉलिटिक्स में हर जगह वो घुसा हुआ है, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं उनके देख रेख में जो घट रही हैं, सब जगह हो रही है। ये इन्होंने सत्ता में पूरी तरह से जहां जहां भी हुआ है, जिसमें आपके पुलिस प्रशासन और न्यायालय तक सब शामिल है, यहाँ तक कि आरएसएस का प्रवेश आर्मी में भी है। तो ये लोग तो कर ही रहे हैं और अपने ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दुनिया भर में, बताइए, 4 साल 6 साल की नाबालिग बच्चियों पर। और ऐसा जब कठुआ में और हर जगह घटना घटी है, यूपी में भी जो घटना घटी थी, अब जाके माला डालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके जेल से छूटते तो जाके रोते हैं आप उसके सामने।
यह बहुत ही घृणितम स्थिति है, वो भी 21वीं शताब्दी में। देश को 70-75 वर्ष की आज़ादी को हो गए, उससे ज़्यादा हो गए और हम इस हालत में पहुँच गए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप लड़कियाँ नंगी घुमाई जा रही थी, बलात्कार किया जा रहा था मणिपुर के अंदर, तो आप किनको बचाने की कोशिश कर रहे थे? तो लोगों में कानून का सम्मान रहेगा कहाँ? लोगों में खौफ, दहशत रहेगी कहाँ? या वो अपराध करने से डरेंगे क्यों? और आपने तो ये भी बता दिया कि इनमें ही तमाम वो लोग शामिल भी हैं या ऐसे ही लोगों के ज़रिए इन्होंने सत्ता भी हथियाई है। पाकिस्तान का रुख करते हैं। ब्रिटेन में जो दंगे बवाल हुए हैं, उसमें पाकिस्तान के लाहौर से फरहान आसिम नाम के एक यूट्यूबर को पकड़ा गया, जो अपने आप को पत्रकार बताता है। और जब उसको पकड़ा गया और उसका जो वीडियो सामने आया, तो उसमें अरे इतनी सी छोटी सी खबर से इतना बवाल हो गया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बल्कि आसिफ ने यह भी कहा कि जब उसे पता चला कि गलत है, वह ओरिजिनेटर नहीं है, मतलब शुरुआती करने वाली नहीं। उसने कहीं पे देखा था और उसको लेके उसने कॉपी एंड पेस्ट किया, लेकिन जब उसे अंदाजा वो गलत है तो हर जगह उसने उसको डिलीट भी मारा और माफी भी मांगी। कहते हैं कि ये जो पहले जो था चैनल 3 नाउ, जिसमें ये सब लिखते थे और ऐसा करते थे, उसके पहले एक कराची डेरिकांत करके .com करके एक और चैनल है जो कि यूके में ही है और मुख्य रूप से देखने वाले यूएस, साउथ अफ्रीका और वहाँ के लोग देखने वाले हैं। कहने के लिए सेलिब्रिटीज की चर्चा करते हैं, फिल्मी दुनिया की चर्चा करते हैं और उन्होंने शुरुआत वहाँ से की थी। यानी इसकी शुरुआती दौर का भी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो सका है, इसलिए कुछ वहाँ के लोगों ने सवाल पैदा किए हैं और मैं इससे सहमत हूँ कि केवल पाकिस्तान में जो विच हंटिंग कहते हैं कि कोई ना कोई कहीं हुआ है और उसको ढूंढ रहे, भाग रहे हैं, आधार यूके में ही है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में ही है। और उसके पीछे कौन से लोग हैं और कौन सा वह जियोनिस्ट लीडर जो कि सबके पीछे था और बाद में कहा कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, जब पूरा दंगा फैल गया, वहां पे ब्रिटिश की आर्मी या पुलिस क्यों नहीं जा रही, जबकि स्टार्मर की लेबर पार्टी की सरकार है। यानी पूरी की पूरी तरह से वहां भी उसी तरह छुपाया जा रहा है जैसे यहाँ आरएसएस के लोग जब फंसते हैं और छुपाया जा रहा है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक सवाल तो उठ जाता है ना सर, क्या ऐसे लोगों की वजह से जो कैसी भी खबरें चला देते हैं व्यूज़ पाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, सरकारों को मौका नहीं मिलेगा कि सोशल मीडिया पर और ज़्यादा कंट्रोल बढ़ाएँ अपना? देखिए, सोशल मीडिया उनका एक हिस्सा है। जैसे वॉर मैंने कहा कि एक इंडस्ट्री हो गया उनके लिए, वैसे सोशल मीडिया भी इंडस्ट्री है। और जनता को कैसे मूर्ख बनाए, इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, छोटी-मोटी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बाइडेन हो या अब कमला हैरिस हो या ट्रम्प हो, इसके लिए आप देख रहे हैं कि ऑफ़िशियली लोग चंदा उगा रहा है और पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पे पैसे देके, जो कि अरबों-अरब रुपए का है, जिसके पीछे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो उनको पैसे दे रही हैं। कोका हुँ, कोला से लेकर जो बाकी अन्य कंपनियां हैं, सबके जी। नाम बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस धंधे में सोशल मीडिया में कानून दिखाने के लिए, और जो हुँ, कानून होता है वो विपक्ष को पकड़ने के लिए, ना कि अपने लोग के यहाँ के, जो कि हमारे यहाँ बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो कितना भी कड़ा कानून बना ले, चूंकि कानून बनाने वाले ही उसमें शामिल हैं, तो किसको कौन पकड़ेगा। जी। बिल्कुल सही कहा, जो रक्षक है वही भक्षक बन चुका है, फिर करें तो क्या करें? अफ़गानिस्तान से खबर है, यहाँ पर 280 के आसपास लोगों की नौकरी से इसलिए छुट्टी कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्लीन शेव्ड रखा हुआ था। अब बताइए, धर्म का ये आधार है। ये लोग बाइला सिक्योरिटी में थे, जी। वहाँ के सुरक्षा गार्ड्स में वगैरह में तो थे और इनको शायद वार्निंग दी गई होगी या ना दी गई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन उनको कहा कि तुमने दाढ़ी नहीं बढ़ाई और यह आधार बनता है तुम्हारे सिक्योरिटी का, तुम्हारे फोर्सेस का। और अमेरिका तो बहुत खुश होगा, अमेरिका की आत्मा बहुत खुश होगी। जो एक अफगानिस्तान, यह काफी मॉडर्न देश था, वैसे ही जैसे कभी तुर्की हुआ करता था, उसको उसने नेस्तनाबूद कर दिया। भारत में भी हम थे, आज की तुलना में हम ज्यादा आधुनिक की सारी स्वतंत्रता को उन्होंने हरण कर दिया, कोई भी लेना देना नहीं है। अब उनका ऑफिशियली जो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं और उनके जो सेक्रेटरी वगैरह है, वो खुलेआम कहते हैं कि जो दाढ़ी नहीं रखेगा उसको नौकरी से निकाला जाएगा। और इस नैतिकता के आधार पर तकरीबन 13,000 लोगों को बारी बारी से गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग एक दो दिन में भी छोड़ा गया है। और 21,000 से अधिक जो इंस्ट्रूमेंट जैसे बजाते हैं, बांसुरी है वगैरह वगैरह है, उनको छीन लिया गया क्योंकि ये लोग वेस्टर्न म्यूजिक गा रहे थे, गाना गा रहे थे। और जो एडवर्टीजमेंट करते थे, करीब 1,000 से अधिक इनके कंप्यूटर को छीन लिया गया। यानी हुँ, कि इस दिशा में जा रहा है।
किस तरह का बार्बरिज्म वहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल नेस्तनाबूद की कर दिया गया जो भी वहाँ की सभ्यता थी, संस्कृति थी। वह किसी मुझे नहीं लगता वह आप लोग बताएँगे, हमारे सुनने वाले बताएँगे कि क्या इस्लाम धर्म या हमारे लिए हिंदू धर्म कहें, भारत के लिए कहें या क्रिश्चियन धर्म इस बात की कहता है कि औरतों की आज़ादी बिल्कुल खत्म कर दो, उनको पीछे डाल दो और कोई भी वैज्ञानिक बात करता है, उसके आधार पे बात करता है, तो उसको उठा के जेल में डाल दो। जी। पता नहीं सर, लेकिन ये जो लोग नए पैदा हुए हैं, पता नहीं कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं, वरना हम लोग जो पढ़े, तो हज़रत खदीजा जो हैं, जिनसे पैगंबर साहब की पहली शादी हुई, वो उस वक़्त मक्के की सबसे बड़ी कारोबारी औरत थी। और जो तमाम औरतें थी, वो जंगों में भी शामिल होने के लिए जाती थी, जब वो लड़ाइयाँ होती थी। तो तमाम तरह की चीज़ें, अब पता नहीं इनके बारे में क्या कहें, तो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने तक नहीं जाने दे रहे हैं औरतों को। खैर, इस पर अलग बहस की जा सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। हेती के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो ड्रग माफिया निकले हैं। अमेरिका ने उनको प्रतिबंधित कर दिया है। क्या राष्ट्रपति बनने के बाद भी ये लोग ड्रग माफिया बनने को विवश हो जा रहे हैं, या पहले से ये होते ही हैं? 2011-16 में जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, चुने गए थे, तो इनकी बड़ी इज़्ज़त थी या इनका जो भी था जनता के लिए कुछ काम करने की बात करते थे। अब कहते हैं इसके पहले कनाडा ने 2-3 साल पहले इन पर रोक लगाई, बैंड कर दिया। अब अमेरिका कर दिया। कहते हैं कि केवल ड्रग माफिया नहीं, जो आर्म्ड गैंग्स थे उनकी भी मदद लेके ये मुनाफाखोरी करते थे, मुनाफा कमाते थे। क्या सच्चाई कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह से बैन कर देने का ही मतलब है कि यह अमेरिकी साम्राज्य वह दिखाने की कोशिश कर रहा है हैती के जो अभी के जो शासक हैं या दूसरे लोग हैं कि भाई तुम हमारे छत्र छाया में नहीं रहोगे। ओबामा के समय में जबरदस्त रूप से यहाँ पे हुआ था, हैती में भूकंप आया था और ओबामा ने इनको मदद करने के लिए करीब 10,000 सैनिक भेजे थे आर्म्स के साथ, और जो आज तक इस पर एक तरह से कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा लिए बैठे हुए हैं। ओबामा का घिनौना चेहरा आप जहां भी देखें विदेश नीति में वैसे ही है जो इनके पहले पूर्वज थे या इनके अग्रज है। जी। बिल्कुल सही बात है। जाते मदद के नाम पे हैं और उस देश में कब्जा करके बैठ जाते हैं। अगली खबर है यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई। 2-3 खबरें हैं। कहा जा रहा है कि जो पुल टूट गए हैं, उसके बाद वहाँ फँसे हुए लोगों को नाव के रास्ते रूस निकाल रहा है। खबरें ये हैं कि मॉस्को समेत अन्य कई शहरों पर यूक्रेन जो है ड्रोन से हमला कर रहा है। इधर रूस ने भी एक दावा किया है कि उसने 130 फौजी मार डाले हैं यूक्रेन के। आपके पास क्या-क्या जानकारियाँ हैं? देखिए, जानकारी तो काफ़ी है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, ये एक छोटा-सा शहर है, कुर्स्क में जहाँ की ये सेना प्रवेश कर चुकी है और यूक्रेन की, और रूस पूरी कोशिश कर रहा था कि वहाँ के लोग जो हटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, और ख़ासकर उसके ट्रूप्स भी जिनके पास हथियार कम है, क्योंकि वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स वाले थे या कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेके आए थे, वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया था, ताकि उस आधार को, कुर्स्क को, उस ओब्लास्ट या स्टेट को बचा के रखा जा सके। उन्हें उम्मीद नहीं था कि यूक्रेन के पास इतनी सेना और यूक्रेन डायरेक्टली हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, जो कि इस तरह की उम्मीद यदि सेना की तरफ से करके बैठे तो इसका खामियाना पुतिन और उसके जितने लोग हैं भुगत रहे हैं, और इसके जो भी 3 ब्रिज मेन थे उसको उन्होंने मार दिया। जब यूक्रेनी सेना जब घुस रही थी उसी समय बिना ब्रिज के टूटे हुए इन्होंने पॉन्टून बनाने शुरू किए थे उस पे, यानी जो आप देखते होंगे फिल्मों में देखते होंगे कि जो पानी पे तैर सकता है वैसे लकड़ी के ऊपर होकर के जिसके ऊपर गाड़ियां आ जा सकती हैं, पहले ही से बना रहे थे। उन्हें इसका अंदाजा था कि यूक्रेनियन सेना एक बार जब आक्रमण कर दिया तो ऐसा करेंगे, और इस तरह से कर रहे हैं। जहां तक यूक्रेन की ड्रोन की बात है, तो ड्रोन के मामले में, नंबर के मामले में, क्वालिटी के मामले में मुझे लगने लगा है कि रूस के पीछे नहीं है, भले आगे ना हो। और उनकी पहले भी ड्रोन मास्को तक पहुंच चुकी है, मास्को के जो बाहर के क्षेत्र है वहां पे मारा जाता है, और रूसी एयर डिफेंस के द्वारा वो उन्होंने किया है। जहां तक और 130 की बात है, बड़ा छोटा बात है, वह तो क्लेम करते हैं। अब जेलेंस्की की बात कहें तो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, या उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा था कि उन्होंने आज तक युद्ध में, जो तकरीबन 2.5 वर्ष हो चुका है, करीब 5 लाख रूसी सैनिकों को मार दिया है। और अपने यहाँ से कहते हैं अभी कुछ 2 या 3 महीने पहले कहा था हमारे यहाँ से 30,000 मारे गए, यानी जो भी झूठ बोलना है बोल दो, कहाँ उनके 30,000, कहाँ इनके 5 लाख। हालांकि अमेरिकी और दूसरे देशों ने, जो उनके थिंक टैंक हैं, जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने कहा है कि अभी तक 50,000 रूसी सैनिक मारे गए। यह इसी अगस्त महीने की बात है, करीब 2 हफ्ते पहले। तो 50 ना मानते हैं, 60,000 मानते हैं। और जहां तक यूक्रेन की है, उनकी जो डेथ जो हुई है, मरे हैं, कैजुअलिटी जो हुई है, वह करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो ना भी तो कम से कम 1.5 से 2 लाख मारे गए, और घायल जनरली उसके दुगुना होते हैं, दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं। जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए आज। अब वो 2 दिन वहां रहेंगे और परसों 23 तारीख को वो यूक्रेन चले जाएंगे। क्या अब ये जंग बंद होने जा रही है? अब देखते हैं। मुझे तो कहीं जंग बंदी का कहीं भी जहां तक यूक्रेन में है नजारा नहीं नजर आ रहा है, और ना ही कहीं गाजा पट्टी में नजर आ रहा है। भले ये लोग कितना भी दौरा करें, दौड़े भागे, और चूंकि यहाँ देश में कहने को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ करने को नहीं मिल रहा है, चुनाव भी नहीं है, कहाँ भागे दौड़े, तो दूसरे जगह लोग जा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, विदेश मंत्री ने काफी दौरा किया है, दूसरे देशों से भी हमारे यहाँ लोग आते जाते हैं। बल्कि इतना आवाजाही हो गया है कि अब इसका महत्व एक तरह से खत्म हो गया है, यानी एक जुमलों की तरह शामिल हो गया है। और पोलैंड जा रहे हैं तो उसका मतलब जहां तक उसकी बात है, पोलैंड से यूक्रेन भी जा रहे हैं, चूंकि ये मास्को गए थे, और उसकी बराबरी करने का है, दिखाने का है कि भाई हम दोनों तरफ से बराबर इसलिए जा रहे हैं। वहां जाकर क्या कर लेंगे नहीं, यहाँ हो सकता है चुपचाप हमारे यहाँ जो ड्रोन है, दूसरी तरह की चीजें जो बन रही है, तेल जो आ रहा है, तेल तो खैर यूक्रेन को नहीं जरूरत पड़ेगा हमारे यहाँ से, खाद हो या दूसरी तरह की चीजें हो, या ऐसे पोटाश वगैरह हो जिससे कि आर्म्स म्यूनिशंस बन चुके हो, जिसमें अंबानी अदानी के भी, खासकर अदानी के जो फैक्ट्री जो बने हुए हैं, दूसरे से बना रहे हैं, उसके आदान प्रदान की बात करके आ सकते हैं, उसके खरीद बिक्री की बात कर सकते हैं। जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों का, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है बाइडेन के हवाले से। बड़े ही इमोशनल अंदाज में नेशनल कन्वेंशन के दौरान उन्होंने भाषण दिया और कहा कि अमेरिका की आत्मा को बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है। जिस वक्त वो ये बातें कर रहे थे, उसी दौरान बाहर हजारों की तादाद में लोग गाजा के हक में आवाज उठा रहे थे और उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे थे। जहां तक अमेरिकी आत्मा की बात है, वह जनता की, वहां की जनता की, खासकर जो मेहनत कर जनता है, उससे बिल्कुल भिन्न है। दो राष्ट्र हैं, पूरी दुनिया की यह स्थिति है। और जिस आत्मा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद अपने उम्मीदवारी वापस ले ली और कमला हैरिस को बनाया। कमला हैरिस ही पहुंच गई थी वहां पे। ये एक तरह से कहे तो उनका विदाई का भाषण था, जिसमें इमोशनल तो होना स्वाभाविक था। इनको उम्मीद था कि शायद दोबारा राष्ट्रपति बनते, लेकिन नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ जो ट्रंप लड़ रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वह भी तो पहले आत्मा जिसकी बात यह कर रहे हैं, यानी वहां के साम्राज्यवादी आत्मा के लिए ही तो लड़ रहे हैं। वो कौन सा अलग लड़ रहे हैं? और इनकी पत्नी भी थी, इनकी बेटी भी थी। और जहां तक लोगों के विरोध करने की बात है, एक लाइन इन्होंने कहा कि यू हैव ए पॉइंट, यानी जो आप लोग कह रहे हैं उसमें एक पॉइंट है, यानी जो जनसंहार उसमें पॉइंट है। तो पॉइंट है तो क्या, पॉइंट होने का क्या मतलब है? यानी मुख्य मुद्दा पर इनकी आत्मा पूरी तरह से अमेरिकी साम्राज्यवादी आत्मा के साथ है कि दुनिया गई भाड़ में, हमें तुम्हें लूटना है, हमें तुम्हें ऊपर अधिकार रखना है, और हमारी पूंजी को जो बेतहाशा बढ़ रही है और उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि अभी 35 ट्रिलियन से 70 ट्रिलियन में पहुंच जाता है, तो उसके आगे भी एक लक्ष्य होता है कि 71 ट्रिलियन या 100 ट्रिलियन क्यों ना कर लें, जिसके लिए ये लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। जी। अलेक्जेंड्रा और बर्नी सैंडर्स के सवाल उठाने से और गाजा के हालात को लेकर मुखर होकर बोलने से भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही है। वह भी उसका हिस्सा है, जहां तक डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी हिस्सा है। शॉर्ट में एओसी इनको कहते हैं, एओसी के नाम से यह जाने जाती हैं, अलेक्जेंड्रा ओकासिया कोर्टिजा। और वह भी वहां पर थी। उन्होंने बोला कि देश के लिए वगैरह वगैरह के लिए अब बाइडेन तो अब नहीं रहे, इसलिए कमला हैरिस को वोट दे, इन्होंने कहा। चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जीतता है तो ये भी जीती है। और इनका जहां तक है, जो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी की और सरकार की जो थिंक टैंक है, जो काम कर रही है यूक्रेन में और दूसरे जगह, उसकी एक हिस्सा है, इसलिए इनकी इज्जत काफी घटी पड़ी है आजकल। पहले कहने के लिए बड़ी बिंदास बोलती थी कि भाई यह डेमोक्रेसी की लड़ रही है, लेकिन वह चीजें खत्म हो गई है। धीमे धीमे सबका जो असली चेहरा है वो उजागर हो रहा है। फिर भी इन्होंने भी कहा, कहने को आपके बर्नी सैंडर्स ने भी कहा कि भाई जंगबंदी करें। और ये लोग कहीं ना कहीं से फिर उसी की बात कहते हैं जो जियोनिस्ट रिजीम कहता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह कहने से वो नहीं चूकते हैं, यह बराबर की बात करते हैं कि देखो ये हम बोलने को तो बोल रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ भी, हम तुम्हारी बात को दोहरा रहे हैं। जी। एलन मस्क बड़े खुश हैं, फोटो वोटो डाल रहे हैं, और ट्रंप ने जो कहा है कि उनको मंत्री बनाएंगे, उससे बड़ी बल्ले बल्ले सी हो रही है उनकी। कह रहे हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, यह एक मतलब ड्यूटी है वगैरह। तैयार क्या है, ये तो जीव निकाल के उसके लिए भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से कमला हैरिस आगे बढ़ रही हैं, लगता नहीं है कि इनके सपने जो हैं सो 50% अभी के समय में कहें से अधिक संभव होती नजर आ रही है। देखते हैं। जी।
मुझे लगता है एक वक्त के बाद रिपब्लिकन भी ये कहने लगेंगे कि जब उन्होंने अपना बुढ़ऊ हटा दिया था डेमोक्रेट्स ने, तो हमें भी हटा देना चाहिए था इसको। किस चीज को हटा देना चाहिए? मुझे लगता है कल को रिपब्लिकन्स जो है आपस में चर्चाएं करने लग जाएंगे कि जैसे डेमोक्रेट्स ने अपने अच्छा, बुढ़ऊ को हटा दिया, वैसे ही हमें भी अपने बुढ़ऊ यानी ट्रम्प को हटा देकर किसी जवान को ले आना चाहिए था। तो ट्रम्प 79 ईयर्स के हो गए हैं, बूढ़े तो हो ही गए हैं। केवल बुढ़ापा से नहीं, इनके ऊपर कई तरह के वो हैं, जिसमें इनके लड़की के साथ या किसी महिला के साथ जो एक्ट्रेस या जो भी थी, उनके साथ इनके व्यभिचार का भी प्रूव हो चुका है। टैक्स बचाने के चक्कर में प्रूव हो चुका है। तो ये हट जाए तो शायद रिपब्लिकन को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक सही ढंग के यदि उम्मीदवार लाके करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग कर सकते। आपका बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली। जी। चलिए शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबर के। पहला जो अपडेट इसमें आया वो हमारे पास है कि गाजा में मिले हैं 6 शव, जिसमें के बताया जा रहा था कि 5 के मरने की तो पुष्टि हमास ही कर चुका था। एक के जिंदा होने की अटकलें चल रही थी, लेकिन वो भी मृत ही मिला है। अभी भी वैसे 100 से ज्यादा शव बंधक बताए जा रहे हैं हमास के कब्जे में। क्या इनके मिलने से इसराइल में या गाजा की जंग में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जो हालात है, जो आपने कहा 5 तो पहले ही से डिक्लेयर हो गया था कि मर चुके हैं, और हमास के प्रवक्ता ने कहा था कि आईडीएफ ने जो एयर स्ट्राइक किया है, हवाई जैसा बमबारी किया, उसमें मारे गए। छठा बाद में मरा हुआ पाया गया, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती जब घुसे हैं और दक्षिणी दक्षिणी गजा में यानी रफा के इलाके में, खान यूनिस के पूर्व में, मतलब जगह जो भी हो, और इन्होंने वहां से जब हमास के लड़ाके जो पीछे हटे हैं, इनको मिला और 6 मारे पाए गए। अब मान लीजिए कि 90-95 बच गए, वो भी पूरी तरह जानकारी नहीं, वो भी इस तरह से जो कि इजरायली जिस तरह से आईडीएफ कर रही है, वो भी मारे जाते हैं। तो इजराइल की जनता जो अभी तक संघर्ष कर रही थी कि हमारे लोगों को वापस लाओ, हमारे बंधकों को वापस लाओ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन उसकी संभावना है। आपके सवाल के जवाब में मैं बोल रहा हूँ। जी। फिलिस्तीनियों के पूरे परिवार खानदान मिटाकर रख दिए हैं इसराइल ने इस गाजा जंग के दौरान। लेकिन अपने जो लोग मर रहे हैं उनका स्पर्म, शुक्राणु, वीर्य, जो भी आप कहना चाहें, उसे संरक्षित किया जा रहा है ताकि पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सके। यह एक जुमला है, और जहां तक पीढ़ी की बात है, तो यदि लोग मारे गए तो क्या इतने मारे गए इसराइल के कि वहां लड़कियों को पति ना मिलेंगे, जबकि सेटलर्स भी आ रहे हैं। तुम दूसरे दूसरे जगहों में, पूरे जगह में यहूदियों को यह कह के बुला रहे हैं कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, जमीन मिलेंगे, नौकरी मिलेंगे, तुम यह भी कर दो कि लड़कियां मिले। तो यह एक जुमला है, और मरने के कितने दिन तक बाद ये शुक्राणु बचे रहेंगे, यदि तुरंत आता है तो कैसे निकालोगे, डॉक्टर क्या होगा, इसका कोई खास मायने नहीं है। यह रेसिज्म का, जियोनिज्म का एक और चेहरा है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है एंटोनी ब्लिंकन से जुड़ी हुई। 2 तस्वीरें सामने आई सर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल के अंदर, वहां उनके साथ कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना नेतन्याहू है ना वहां के राष्ट्रपति हैं। दूसरी तस्वीर आई है मिस्र से, वहां पर राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी उनके साथ खड़े हैं मीडिया के सामने। कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को? जहां तक पहली बात है, क्यों नेतन्याहू साथ में नहीं खड़े हुए, इसका मेरे को एक ही जवाब नजर आता है कि जो दोनों के बीच में बातें हुई पूर्ण रूप से, इसके बावजूद कि नेतन्याहू ने इनको आश्वासन दिया 2 चीजों का, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला कि यदि तुम पे ईरान ने युद्ध किया तो हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, यह इन्होंने खुलेआम कहा। और दूसरा इन्होंने कहा, जो आईडीएफ की तरफ से या इजराइल की तरफ से जो शर्त आ रहा है युद्ध बंदी का, कि रफा क्रॉसिंग, या जिसको फिलाडेल्फिया क्रॉसिंग भी कहते हैं, यानी सदर्न मोस्ट पार्ट से इजिप्ट की तरफ जाने का जो रास्ता है, केवल 100 मीटर चौड़ा है और कुछ किलोमीटर लंबा है, जो कि यहाँ से आते जाते हैं, उस पर हम कब्जा नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए हमास नहीं तैयार है। इसके लिए भी ये तैयार हो गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ और भी मुद्दे होंगे हिडन, जिसपे दोनों का संबंध नहीं हो पाया है, नहीं मान चुके हैं। इसलिए इनको अलग होके अपने एम्बेसी में आके, इसराइल के अमेरिकन एम्बेसी में आके बातचीत करना पड़ा। और जहां तक इसकी बात है, ये पहुंचे इजिप्ट में, उनके राष्ट्रपति के साथ खड़े हैं। हाँ, एक लाइन और बोलूं इसके पहले, कि नेतन्याहू अपने जूते के साइज से बहुत बड़े हो गए। अब वह, इनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, यह इनके क्या स्टेटस, इनका स्टेटस बाइडेन के बराबर आता है। बाइडेन की भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी दुनिया के सबसे बड़े महान आदमी है, विश्व गुरु बन चुके हैं, भले और कोई हो ना हो।
जी। और सीसी की जहां तक बात है, बेचारे वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं और क्या करें, इनके पास कोई रास्ता नहीं बनता है। यह भी अमेरिका की उस बात को दोहरा रहे हैं कि यह अंतिम मौका है तुम्हारे लिए, हमास के लिए, कि तुम आ जाओ, इनसे समझौता कर लो। जबकि हमास ने खुलेआम कहा है कि जो नए नए जो शर्त लाए जा रहे हैं इसराइल द्वारा, बिल्कुल गलत है, वाहियात है, हम तैयार नहीं है। और इससे साफ नजर आता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता है, नेतन्याहू को छोड़ ही दो, कि युद्ध बंदी हो। जी। अब बाइडेन ने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर हमास कह रहा है कि ये तो इशारा दे रहे हैं जंग भड़काने का? बाइडेन ने यही जो दो बातें मैंने कहा, हालांकि रफाह क्रॉसिंग की बात ना कहें, लेकिन बाइडेन ने जिनकी बात को उनके ब्लिंकन ने आगे बढ़ाया और कहा कि भाई यदि युद्ध होता है तो हम उनके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि यह अंतिम मौका है, शायद इस पे वो कर रहे हैं, अंतिम मौका है, बाइडेन ने खुलेआम कहा, हमास के लिए कि वो मान ले, नहीं तो और भी आगे बर्बादी हम्म। होगी। जी। ये जो मिस्र के एक कॉमेडियन हैं, इनका एक्स अकाउंट कैसे गायब हो गया? यह भी आश्चर्य की बात है, जबकि एक्स या ट्विटर कहें, पुराना नाम है, तो अभी की तुलना में फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ज्यादा लिबरल है, लोगों को बात करने की बात देती है। और इसके लाखों लोग फॉलोअर है, 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक फॉलोअर है। और यह केवल मिस्र के नहीं, अमेरिकन मिस्र, यानी माँ हो सकता है मिस्र की हो, बाप अमेरिका के हो, लेकिन ये फिलिस्तीन समर्थक है, ये कहते रहे हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बहुत जगह से मौका था, तो इनको ना वार्निंग मिली ना कुछ मिली, सीधे के सीधे सस्पेंड नहीं, खत्म कर दिया गया। लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं। और इसमें खुलेआम लगता है कि किस तरह से इलॉन मस्क हो, बाइडेन हो, या विपक्ष में ट्रंप हो, सब के सब नेतन्याहू के साथ मिलकर जियोनिज्म और इंपेरियलिज्म का यह बड़ा बढ़िया संयोग है, और इससे ये लोग मुक्त नहीं है। जी। कि पत्रकार की जो अरेस्टिंग हुई है हवाई अड्डे पर, इसको लेकर ईरान ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। क्या पूरी जानकारी है सर? हाँ, यह भी जो है, ये भी जो है ईरान की, इनको पकड़ के, जहाँ तक इन्होंने पत्रकार की बात है, 24 घंटे के आसपास रखा। इनका हर चीज, यहाँ तक कि मोजा भी खोल लिया इनका, इनकी चड्डी वगैरह खोलाई तो नहीं करें, लेकिन हर कुछ खोला, हर जगह हाथ ला के दिखाया, कुछ है नहीं। इनका कलम से लेके पेन ड्राइव हो या माउस हो, मोबाइल का सिम हो, हर कुछ सीज कर लिया। एक एक चीज देखने की कोशिश की कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यह भी आधा मतलब ईरान के पूरे समर्थक है, और ईरान से ज्यादा ये पैलेस्टीन लैंड के समर्थक है। और यह कहते हैं कि यह मुझे साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली डराने के लिए इन्होंने किया, हमें बात नहीं करने दी, वकील से नहीं करने दिया। और यह ब्रिटिश, फिर से मैं कहता हूं कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई है, और पुलिस की हरकत बिल्कुल वही है जो नया है। और किस किस धारा में लगाया है, धारा नंबर तो नहीं मुझे पता, लेकिन टेररिस्ट एक्ट में इन्हें किया गया है। क्या अंतर है टोरीज और लेबर पार्टी में? जी। विदेश मंत्री से मिलने से नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। आयरलैंड में जिनके दूतावास के अंदर अधिकारी थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन उस सब पर नाराजगी जताने के बजाय कियर स्टारमर नेतन्याहू को फोन कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि भाई क्यों नाराज हो, हम तुम्हारे ही बंदे हैं, ऊपर से मेरा चेहरा अलग है। मतलब जो खिसियानी हंसी या माफी मांगते हो कि नहीं भाई, हम अस्त्र शस्त्र देते रहेंगे, बाकी जगह जो तुम्हारे बोलते हैं उनको हम अंदर करते रहेंगे। शायद उसके भी कारण ये पत्रकार महोदय अंदर गए 24 घंटे के लिए, इस तरह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, टेररिस्ट एक्ट लगाया गया। तो इसको कर रहे हैं। और नेतन्याहू जो भी हो, अमेरिका, ब्रिटेन और पूरी की पूरी दुनिया लगी पड़ी है इनके तरफ से, जो है नेटो के जितने हैं, कि जो भी हो, नेतन्याहू एकमात्र महान आदमी है दुनिया के, जिसके कारण हमारे मिडिल ईस्ट में जो हमारा क्षेत्र है उसको हम बचा रख सकते हैं, यूएस डॉलर बचा सकते हैं, सस्ता तेल ले सकते हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन को सस्ता तेल नहीं मिल रहा है, सबके बावजूद भी वो अमेरिका के माध्यम से ज्यादा मुनाफा अमेरिका कमा रहा है, इधर भारत भी कमा रहा है। जी। इनका राजदूत जानते हैं क्या कह रहा है, जो अभी कुछ दिनों पहले तक यूएन में तैनात था? कह रहा है उड़ा दो इस हेडक्वार्टर को यूएन के। एर्दोन या एर्देन कुछ नाम है, वहां पे रहा था। और ये कहते हैं कि नेतान्याहू के बाद यदि कोई लिकुड पार्टी इनका जो है, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, जियोनिस्ट है, उसका देखभाल मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा, खुलेआम बोल रहा है। और इसलिए इस तरह का वक्तव्य देना जरूरी है, ताकि इनके लोग जो है इनके पक्ष में आए। वही हालत भारत में भी होने वाला है। मान लीजिए मोदी के बाद कौन आता है, अब कौन होगा, एक दो उनके लाइन में ले मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो वही कर रहे हैं कि इनको दुनिया के आधार पर, बाहर से देखने में यूएनओ को बिल्डिंग भली अच्छा लग रहा हो, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल खत्म है, बर्बाद है। और दुनिया के चेहरे से इसका जो भी अस्तित्व है उसको हमें नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, इन्होंने कहा। जी।
क्या ऐसी बातें सामने आने के बाद यूएन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और यूएन का जो ठेकेदार बना बैठा है अमेरिका, वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, या ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर ही हो रहा है? अमेरिका के इशारे पर हो ना हो, आज भारत में जो गुंडागर्दी जहां तक हो रहा है, वह सीधे के सीधे वहां के केंद्र मंत्रालय से, केंद्र से वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, वह उसका प्रतिबिंब छोटे बड़े रूप में बाएं दाएं में करके जा रहा है। वही चीज पूरे अमेरिका में, जैसे जब अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति आया और वो आके इजराइल में रो रहा है, वहां के कुछ यदि इजरायली सैनिक मारे गए, उसके नाम पे मत्था टेक रहा है, यह लोग सीधे के सीधे बाइडेन के कहने पर नहीं कर रहे हैं। यह लोग हैं उस तरह की चमचागिरी, उस तरह की दास्ता, इनकी दिमागी हालत जो है, एक तरह से कहें तो बीमार हो चुके हैं। जो पिछला वीडियो बनाया था आपके लोगों ने बड़ा पसंद किया था कि क्या हम लोग कम से कम 20 से 40 और 50% लोग मानसिक बीमार हैं। किसी ने कहा था कि हम तो लगता है कि 100% बीमार हो चुके हैं। जी हाँ, बीमार लोग हैं जी। नहीं, मेरा सवाल ये है, यूएन एक्शन नहीं ले सकता कुछ भी? यूएन के पास है क्या? यूएन अमेरिका के थ्रू करवाता। जहां तक रूस और चीन की बात है, रूस खुद लड़ा हुआ है, नेटो उसी के अमेरिका के साथ है, चीन अपना धंधे में व्यस्त है, उसकी पूंजी बढ़ रही है, उसका विजन 2050 है। हम इंडिया की जनता की जो कुछ लोग जो इस सत्ता के साथ है 2046 है, पता नहीं इस 2045 से 50 और 55 तक ऐसी क्या दुनिया में होने वाली है, ताकि हम लोग अचानक जो है सो सब करोड़पति अरबपति हो जाएंगे और इस तरह की बातें खत्म हो जाएंगी जी। बिल्कुल सही। तभी तो प्रधानमंत्री ने खड़े होकर लाल किले से कहा कि हमने देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया। लेकिन ये सवाल का जवाब कौन देगा भैया कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांट रहे हो, वो क्या बांग्लादेशी आके खा जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।